नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। क्या 24 घंटे में ईरान पर हमला होने वाला है? क्या ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? क्या ईरान को धुआं धुआं करने का प्लान पूरी तरीके से बन चुका है? ये सवाल अब तब खड़े हो रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वीकेंड गोल्फ कार्यक्रम रद्द कर अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। अमेरिकी प्रशासन और सेना के कई सीनियर अधिकारियों ने भी अपनी छुट्टियां और हॉलिडे प्रोग्राम को रद्द कर दिया है। इसके बाद अमेरिकी मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका नए सैन्य हमलों की तैयारी कर सकता है। दावा तो ये भी है कि ट्रंप प्रशासन नए हमलों की प्लानिंग पर विचार कर रहा है। ईरान पर हमले की आशंका इसीलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है, ईरान ने परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं किया, परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोका तो उसे अंजाम भुगतना ही होगा। सवाल तो कई है, लेकिन प्रमुख सवाल और बड़े सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है? क्या अब की बार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होने जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के रेट भारत के साथ दुनिया पर असर डाल रहे हैं। तेल कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए तमाम कवायद की जा रही है। दूसरे विकल्पों पर विचार हो रहे हैं, लेकिन असल सवाल अभी भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बना हुआ है, जिसे लेकर अमेरिका और ईरान में अब भी तनातनी है। ईरान अब इस मामले पर सीधे उलझने की बजाय स्ट्रेटजी बनाकर अमेरिका को जवाब देने में जुटा है और इसके लिए वो दूसरे मुल्कों का साथ दे रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या कर रहा है ईरान जो अमेरिका और उसके साथियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। दरअसल ईरान और ओमान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूली को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ईरान की नई बनाई गई पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के मुताबिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया की सीमा तय कर दी गई है। यहां से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा। फरवरी में अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कमर्शियल ट्रैफिक लगभग रोक दिया था। इससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हुई और ऊर्जा कीमतों में तेजी आई। अब जब जंग थमी हुई है तो ईरानी अधिकारियों ने जलमार्ग से राजस्व जुटाने के विकल्पों पर चर्चा शुरू की है। हालांकि अमेरिका इसके विरोध में है। ईरान के लिए ये मौका क्यों है? क्योंकि दुनिया के करीब 20% समुद्री तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ही होकर गुजरती है। यहां किसी भी तरह के शुल्क या प्रतिबंध का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और शिपिंग पर पड़ सकता है। ईरान सीधे टोल लगाने के बजाय सर्विस फीस मॉडल पर काम कर रहा है। इसमें जहाजों से ट्रांजिट फीस, पर्यावरण शुल्क और अन्य सेवाओं के नाम पर रकम ली जा सकती है। ओमान अब इस प्रस्ताव में संभावित आर्थिक फायदे को देखते हुए हिस्सेदारी पर चर्चा कर रहा है। ओमान खाड़ी देशों और अमेरिका के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कतर ने अपने मध्यस्थों की एक टीम तेहरान भेजी है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते का रास्ता निकाला जा सके। कतर एक ऐसे समझौते पर काम कर रहा है जिसके तहत हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोला जाएगा और बाद में अमेरिका कुछ प्रतिबंधों में राहत और ईरान की फ्रीज संपत्तियों को लेकर बातचीत आगे बढ़ा सकता है। प्रस्तावित समझौते में 30 दिनों की बातचीत का ढांचा शामिल है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे चर्चा हो सकती है। अब तक अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत में मुख्य भूमिका पाकिस्तान और ओमान निभाते रहे थे, लेकिन अब कतर की एंट्री को बड़े कूटनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान भी इसे लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तेहरान में ही हैं, जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शनिवार को चीन रवाना हो सकते हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान किसी संभावित डील में चीन को गारंटर बनाने की कोशिश कर रहा है। यूके के एक अखबार के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने की अनुमति नहीं देगा। वहीं पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी का खाड़ी देशों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण को संयुक्त पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि ईरान का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश है।
अमेरिका नए सैन्य हमलों पर विचार कर रहा है। ट्रंप लगातार व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं। अमेरिका के लिए जहां निर्णायक हॉर्मुज़ स्ट्रेट और परमाणु कार्यक्रम हैं, तो वहीं ईरान के लिए प्रतिबंधों में ढील और भविष्य में हमले न होने की गारंटी है। मुद्दा सुलझेगा या और उलझेगा, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए अब इसी पर करेंगे हम बात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ बिना देरी किए उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड साहब, हमारे साथ टीपी त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। श्रुति दास गुप्ता जी विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ रही है। मुकीम अहमद जी पत्रकार हैं, पाकिस्तान से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आबिद रजा जी, आबिद रजा नौशाद जी ईरान से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं टीपी त्यागी जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। टीपी त्यागी जी, अभी तक की अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं फिलहाल, तो क्या नजर आता है? भविष्य किस ओर जाता हुआ नजर आता है? फिलहाल क्या शांति समझौते पर किसी तरीके से बातचीत होती हुई नजर आ रही है? भाई पाकिस्तान ने भी ट्राई कर लिया, ओमान ने भी ट्राई कर लिया, अब कतर और ट्राई करना चाहता है। लेकिन सवाल वही है कि शर्तें वही हैं, सबकी अकड़ वही है, तो अब कतर ऐसा नया क्या कर लेगा? कौन से ऐसे वैकल्पिक रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे? देखिए, पाकिस्तान ने भी और कतर ने भी और ओमान ने भी, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लिया है। हालांकि उसके ऊपर अभी सिग्नेचर नहीं हुए हैं। मैं पहले ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव बात बताना चाहता हूँ। और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में पहले रखा गया है कि जितने भी फ्रंट के ऊपर लड़ाई चल रही है, हवा से हो, समुद्र से हो, जमीन से हो, उसे तुरंत बंद किया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्वतंत्र किया जाए। द नेविगेशन 100% क्लीन और फ्री होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, यानी कि उसमें ना ईरान रोकेगा और ना ही अमेरिका ब्लॉकेट करेगा। तीसरा पॉइंट कि एक जॉइंट मैकेनिज्म बनेगा, जो जॉइंट मैकेनिज्म ये तय करेगा कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो बातें लिखी गई हैं उनके ऊपर आगे प्रगति होगी। चौथा पॉइंट, अमेरिका स्लोली जो प्रतिबंध ईरान पर लगे हैं उनको कम करेगा। और पांचवा उसका एक और पॉइंट है, एंड दैट इज रिगार्डिंग शत्रुता खत्म, यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट ये है कि एनमिटी जो है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो शत्रुता जड़ से खत्म की जाएगी। और जो बाकी पेंडिंग पॉइंट हैं उनको पहले कहा गया था कि 7 दिन के अंदर उन पर डिस्कशन कर लिया जाएगा, अब कहा जा रहा है कि 1 महीने में डिस्कशन कर लिया जाएगा। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन जो दिख रहा है वो नेगेटिव है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भी वक्त युद्ध शुरू होने वाला है। खास तौर पे जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं अपने बेटे की शादी में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं लौट आया हूँ वहां से, क्योंकि मेरा वाशिंगटन में होना जरूरी था। और उससे पहले वो ईरान का सारी छुट्टियां अधिकारियों की कैंसिल कर दी। डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके व्हाइट हाउस बैठे हुए हैं। मतलब कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है ना श्रुति दास गुप्ता जी, कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है? जी मेरे हिसाब से तो चल ही रही है। उन्होंने जो इतना तूफान मचाया हुआ है, बहुत सारे लोग वहां पहुंचे हुए हैं। ये पिज्जा पार्टी लेवल जो उनका चलता है बिफोर एनी मेजर एक्शन, ये वैसा हमें सिनेरियो बिल्ड होता नजर आ रहा है इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अरसे से पहले से बोल रहे कि वो अपने बेटे की शादी में नहीं जाएंगे। उसको लेकर बहुत लोगों ने उनकी, जो उनके ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने उनकी बहुत निंदा भी करी है। ये कोई नई बात नहीं है। मेरे लिए नई बात है कि डीएनआई गबार्ड ने अपनी जो है इस्तीफा दे दिया, और ठीक आज ही दिया है, और अपने पति की हेल्थ लेकर उन्होंने बोला है ऐसी चीजों के लिए डीएनआई जैसी पोस्ट को नहीं छोड़ा जाता है। हाँ। क्योंकि ये कोई जिंदगी भर का नाराज ही थी उनसे, तो कितना उनका डेलीगेशन नाराज है। करेक्ट उनका अंदर भी मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स में अग्रीमेंट नहीं हुआ है, और इसीलिए डीएनआई गबार्ड ने अपने पति के हेल्थ का शायद नोटिस देकर अपनी जगह खाली कर दी है। और वो शायद कुछ
सालों के लिए पॉलिटिक्स से ही पीछे हट जाएं, क्योंकि वो डेमोक्रेट से भी कुछ ज्यादा खुश नहीं थी, वहीं से उठ के आई थी ये रिपब्लिकन्स की तरफ से। तो अब ये इस सिचुएशन का मतलब ये है कि आगे के जो एक्शन होने वाला है इसके साथ तुलसी गबार्ड तो एटलीस्ट खुश नहीं है। और कई जनरल्स भी हम जानते हैं कि इन द कोर्स ऑफ लास्ट 70 डेज, मतलब इस वॉर के शुरू होने से पहले से आप देख रहे हैं कई जनरल्स को बर्खास्त भी किया गया है अपनी पोजीशन से, ट्रांसफर्स भी हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि अंदर बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो शायद अग्री नहीं कर रहे हैं जो आगे होने वाला है उसके साथ। ओमान के छोड़ दीजिए बात, कतर के जो आज भागे भागे लोग गए हैं, इसका ये भी एक निशाना पड़ रहा है हमारी तरफ कि चलिए पाकिस्तान तो बहुत दिनों से भेज रहे थे अपनी टीम मेंबर्स को, अपने पॉलिटिशियंस को, और आसिम मुनीर की कोई पहली ट्रिप नहीं है ये पिछले 60 दिन के अंदर वहां पे। तो उनकी चीजों को हम इस वक्त ऐसे हेडलाइन मोमेंट की तरह से नहीं भी देखें, तो ये कतर का जो भाग के जाना, क्योंकि वो तो रिसीविंग एंड पे थे अग्रेशन के, उनका भाग के जाना ये जरूर दर्शाता है कि उनके दिल में शायद है कि अगर ये इस वक्त अग्रीमेंट नहीं साइन हुआ, अगर मैं कोई पॉजिटिव रिपोर्ट वॉशिंगटन तक नहीं पहुंचा पाया, तो ये दोबारा शुरू हो सकता है। कुछ हो सकता, ये तो नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करेंगे, क्योंकि वो करने से बहुत मुश्किल होगी यूएसए के लिए। वो जरूर एक फिर दोबारा सा फ्लैश टाइप करने की कुछ कोशिश करने की होगी कि भाई एयर पावर से कुछ यूज करके एक दो कोई क्रिटिकल पॉइंट्स हिट करके फिर से अपने विक्ट्री के नारे लगा ले। और उसका रिटेलिएशन हमें ईरान की तरफ से पहले ही बोला जा चुका है कई बार कि अगर कुछ भी हुआ तो सभी इसका जवाब लेंगे, मैं अकेले नहीं भुगतूंगा, अगर मैं डूबूंगा तो सब डूबेंगे। तो जो भी होगा उसका वापस आएगा। इसीलिए कतर जो है अब इन सब गल्फ नेशंस की तरफ से हो सकता है थोड़ा एक प्रेशर डालने गया हो कि भाई अभी के लिए मान लो। और ये तो हमें मानना चाहिए कि कतर जो है मुस्लिम ब्रदरहुड का फादर है। तो उसने इतने सालों से एक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाल के रखा है, फिर भी यूएसए के साथ ठीक ही चल रहा है उसका। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या कतर पर विश्वास करेंगे, या गल्फ कंट्रीज के हवाले से अगर कतर जा रहा है तो क्या कतर, क्या कतर इज द लार्जेस्ट लॉबिंग ग्रुप इन यूएसए राइट नाउ। ये 2-3 साल से ज्यादा हो गए हैं। पहले जूइश लॉबी सबसे स्ट्रांग होती थी, अब कतार की लॉबी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वहां पे। इसी के चलते आप देखेंगे कि वो जो $1 बिलियन प्लेन्स और इतने सारे जो उनके जो डेवलपमेंट हुए हैं वगैरह, रियल एस्टेट डील्स वगैरह, ये सब उसी का एक हिस्सा है, लॉबिंग का हिस्सा रहा है। आबिद रजा नौशाद जी, क्या लगता है अभी दोबारा कतर कोशिश कर रहा है, हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका जो लगातार कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलिए, ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि हम संवर्धन को लेकर यानी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। पहले आप हमारी जो सीज की हुई संपत्तियां उन्हें आप फ्री कीजिए, उसके बाद आगे की बातचीत पर सोचिएगा। कतर ऐसा क्या लेकर आ रहा है? अभी श्रुति दास गुप्ता जी कह रही थी कि कतर अभी मोस्ट लार्जेस्ट लॉबी है, लेकिन क्या बात बनेगी? क्या लगता है अभी क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आदाब और नमस्कार सभी को। कतर की जो टीम यहाँ पर आई थी और अभी जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें कि वापस भी जा चुकी है, तेहरान छोड़ चुकी है। जाहिर है कि कतर का आना, उससे पहले पाकिस्तान का आना और उससे पहले ओमान के साथ जो ओमान मीडिएटर बना हुआ था, ये सब कुछ ये दर्शाता है कि अमेरिका इस बात से डरा हुआ है और इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं दोबारा मुझे वॉर स्टार्ट ना करनी पड़े अपनी फेस सेविंग के लिए। वो वॉर से बचना चाह रहा है अमेरिका, चूंकि उसको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है जब तक उसकी जंग जारी रही, तो वो बहुत ज्यादा उसको नुकसान, उसका जो गुब्बारा था वो उड़ चुका है, उसकी जो हेजेमनी थी वो सारी खत्म हो चुकी है, उसकी बेसिस को बहुत नुकसान पहुंचा है, उसका जो अपने असलहों पर जो उसका भरोसा था, सारी दुनिया ने देखा कि वो किस तरह से ईरान ने उसको तबाह किया है। और ईरान ने जो गेन किया है इस सिलसिले में, अपने आप को एक पावर के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है इतने दिनों के बाद भी, जबकि अमेरिका का दावा था कि हम 2-4 दिन की बात है और निपटा देंगे वेनेजुएला की तरह, लेकिन ईरान अभी भी उसी तरह से डटा हुआ है और उसको मालूम हो गया है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान दूसरी कंट्रीज की तरह नहीं है जो झुक जाए या डर जाए। तो लिहाजा ईरान ने न डर के सामने वाले दुश्मन को डरा दिया है और उसी डर का नतीजा है कि कभी पाकिस्तान को वो मीडिएटर बना रहा है, कभी ईरान को खत्म करने का दावा तो ट्रंप भी करते हैं, ईरान को खत्म करने का दावा और कमजोर करने का दावा तो दुनिया के आगे ट्रंप भी करते हैं, लेकिन हकीकत पर बात होनी चाहिए ना।
जी, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ईरान ने जो जो कुछ भी किया है वो सब मैंने आपको हकीकत ही बताई है। आप तो खुद न्यूज़ की दुनिया से और मीडिया की दुनिया से ताल्लुक रखती हैं, आपको सारी रिपोर्ट्स मालूम है कि ईरान ने उनका क्या क्या नुकसान किया है। ट्रम्प क्या कहते हैं, और ट्रम्प की भी आपको बात पता है कि ट्रम्प सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, शाम में कुछ कहते हैं। ये इसके जरिए बयान बदल बदल के वो इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते हैं, अपने करीबियों को फायदा भी पहुंचाते हैं, करीबी कंपनीज को फायदा भी पहुंचाते हैं, और अपने आप को ये भी दिखाना चाहते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए मेरे बयानात से। लिहाजा किसी ने कहा था कि वो अच्छा, उसकी धमकियों का भी कोई एतबार नहीं रह गया, इसलिए कि वो अल्टीमेटम देते हैं और उसके बाद फिर वापस ले लेते हैं उसको। तो लोगों में तो ये कहा जा रहा है कि ये 2 हफ्ते का अल्टीमेटम देता है, अगले 2 हफ्ते का अल्टीमेटम देने के लिए, मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो ईरान डरा हुआ नहीं है, ईरान ने उसको डरा दिया, और बार बार पाकिस्तान के बाद कतर को भी भेजना और दूसरी जीसीसी कंट्रीज को भी इस तरफ इशारे देना और उनके फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह की कॉलें आना इधर, ये सब कुछ अमेरिका इसलिए कर रहा है ताकि वो फेस सेविंग्स के साथ जो है इस जंग से निकल सके। वो हार मानकर इस जंग से नहीं निकलना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि किसी तरह दोबारा जंग मुझे स्टार्ट ना करनी पड़े, और मैं बात के जरिए किसी भी तरीके से ईरान को। अच्छा ठीक है, आप नौशाद जी कह रहे हैं कि वो हार कर इस जंग से नहीं निकलना चाहता, लेकिन ना वो निकल रहा है ना वो निकलने दे रहा है। आप भी तो नहीं निकल पा रहे हैं इस जंग से, आपको भी नुकसान ही हो रहा है। वो खुद तो लड़ ही रहा है, आपको भी लड़ने पर मजबूर कर रहा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप सफलतापूर्वक निकल जाएंगे जब आप चाहें, ऐसा भी नहीं है। आपको भी तब तक ही लड़ना पड़ेगा जब तक अमेरिका चाह रहा है। जी, ईरान की सफलता इसी में है कि वो इस जंग में अमेरिका के सामने न झुके। ईरान अपनी सफलता इसमें देख रहा है। मैं तो खुद एक इंडियन हूं और ईरान का पक्ष आपके सामने रख रहा हूं। ईरान अपनी सफलता इस बात में देखता है कि अमेरिका की हेजेमनी हमको खत्म करनी है। ये जो सारे नेशंस के साथ करता है, वो हमारे साथ उसकी ये कहानी नहीं चलेगी कि वो जिस तरह से सारे नेशंस को डिक्टेट करता है कि तुम किससे तेल खरीदोगे, किससे नहीं, किससे गैस खरीदोगे, किससे नहीं, और बहुत सारे नेशंस उसकी बात को मान लेते हैं। ये ईरान ने दिखाया है, दूसरे नेशंस को भी इनकरेज किया है इस बात पर कि जरूरी नहीं है कि कोई इंपीरियलिस्ट ताकत जो है तुम्हारे सामने आए और तुमको डिक्टेट करे और तुम उसकी बात को मान लो। उसके डिक्टेट को नहीं मानना है। मैं मुकीम अहमद जी का रुख कर लेती हूँ सर, फिर मैं आऊंगी आपके पास। मैं टोल टैक्स पर भी आपसे जवाब लूंगी। मुकीम साहब, अभी फिलहाल तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और ओमान बैक चैनल से अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग में मध्यस्थता कर रहे थे, बातचीत में जुड़े हुए थे। अब कतर की एंट्री, क्या ये कूटनीतिक रास्ते की तरफ या कूटनीतिक विकल्प की तरफ जाती हुई नजर आती है? क्या लगता है कि कुछ समाधान होगा, कोई ऑल्टरनेट निकलेगा, कोई ऐसा रास्ता निकलेगा? देखिए, कतर की इंपॉर्टेंस भी अपनी जगह है, और दूसरा एक पहलू और भी है कि ईरान के $6 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स जो हैं वो कतर में फ्रीज हुए हैं। और एक अर्लियर ड्राफ्ट में ये ऑप्शन दी गई थी कि सबसे पहले कतर में मौजूद ईरान के एसेट्स जो हैं वो रिलीज कर दिए जाएं। अगर किसी वक्त इस नुक्ते के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले जो एसेट्स रिलीज होंगे ईरान के, या हो सकते हैं, वो कतर में मौजूद एसेट्स होंगे। तो आप इस चीज को देखिए कि ये सबसे बड़ा इंसेंटिव या इनिशियल इंसेंटिव हो सकता है ईरान के लिए। तो कतर की एंट्री इस तरह भी देखी जा रही है। दूसरा ये है कि इस वक्त सऊदी अरब में हज चल रहा है और 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, पूरे आलम इस्लाम से और जीसीसी से और मिडिल ईस्ट से। तो इन हालात में मिडिल ईस्ट यानी यूएई का भी ये कहना है कि इन दिनों में कोई अटैक नहीं होना चाहिए। तो तमाम जो कंट्रीज हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हज का टाइम निकल जाए किसी तरह, इस दौरान कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो कि जो इस सारे जो प्रोसेस है उसको डिसरप्ट कर दे। हालांकि दोनों जानिब से अच्छा मुकीम साहब, चर्चाएं ये भी है कि शहबाज शरीफ जो है वो चीन को गारंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई चीन को गारंटी में लाने या गारंटर बनाने से होगा क्या, और क्या इसमें आपको कामयाबी मिलेगी? पीछे की प्लानिंग क्या है? पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब फिलहाल तो बातचीत से पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है बातचीत मनवाने में अभी फिलहाल पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं रही। कोशिश की थी
गुड इनिशिएटिव, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाए, ये सच्चाई है। अब आगे क्या पाकिस्तान की भूमिका रहेगी? पाकिस्तान की कामयाबी या नाकामी की बात नहीं है। पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त भी ईरान में हैं और इंटीरियर मिनिस्टर तो लास्ट 3 डेज से वहां पर हैं और 1 हफ्ते के अंदर वो 2 बार ईरान गए। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के एतमाद के साथ ईरान की बात आगे पहुंचाई भी जा रही है, ड्राफ्ट्स का तबादला भी पाकिस्तान के जरिए हो रहा है। तो इसमें नाकामी वाली कोई बात नहीं है। अभी तक टॉक्स जारी हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी है, लेकिन वो टूटी नहीं है, बातचीत टूटी नहीं है। ये जरूर है कि किसी कंडीशन शहबाज शरीफ जो हैं वो चीन को गारंटर क्यों बनाना चाहते हैं, क्या होगा उससे? देखिए, ये गारंटी ईरान चाहता है कि ट्रम्प का तो पता ही नहीं कि सुबह क्या कह दे और शाम को क्या कह दे। तो आप ये कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि चीन को गारंटर बनाए, इसलिए पाकिस्तान चीन को गारंटर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। जो भी होगा वो ईरान की मर्जी से होगा, वो पाकिस्तान की मर्जी से नहीं होगा। कि उसमें स्टेक होल्डर जो है वो ईरान है और ईरान की बात को ही सामने रखा जाएगा। तो इसमें बार बार पाकिस्तान को कहना या पाकिस्तान को ब्लेम देना वो ट्रू नहीं है। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ सर, मैं तो पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। आप मतलब पाकिस्तान के पक्ष में तो आप ही बात रखेंगे ना सर, तो अब पाकिस्तान की कोशिश कहाँ जा रही है, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। पाकिस्तान ने टॉक्स टूटने नहीं दी, पाकिस्तान ने अपनी एफर्ट जारी रखी हुई है, अभी तक चल रहा है सिलसिला। जो कुछ भी टॉक्स हो रही हैं, जो भी ड्राफ्ट्स का तबादला हो रहा है वो पाकिस्तान के जरिए हो रहा है और उसमें यह है कि दूसरे गारंटीज इसलिए जरूरी हैं कि इनरिचमेंट और जो वो यूरेनियम का इशू है कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो ईरान के पास रहे, जबकि ईरान को देना नहीं चाहता। अब सारी जो टॉक है का यानी महवर रह गया है अब इस वक्त। बाकी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन वो जो स्टिकी पॉइंट है वो एनरिचमेंट और वो उसको यूरेनियम को हैंड ओवर आप कह रहे हैं कि होगा वही जो ईरान कह रहा है, मतलब जो ईरान चाहता है वो होगा? नहीं, देखिए दोनों पार्टियां जिस पे एग्री होंगी, पहली बात आपने अभी बोला कि हम तो करेंगे वही और कोशिश उसी पर रहेगी जिस पर ईरान मानेगा, पर ईरान की शर्तें मतलब मनमानी होंगी। पाकिस्तान ईरान की शर्तों के साथ है। पाकिस्तान मीडिएटर है, पाकिस्तान पार्टी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब वो पाकिस्तान को अगर एक ड्राफ्ट अमेरिका देता है कि ईरान के हवाले कर दें, वो कर देंगे। अगर वो कहें कि जी ईरान नहीं मान रहा, वो इन्फॉर्म कर देंगे। ईरान एग्री करता है, वो उनको बता देंगे। तो इसमें पाकिस्तान का कोई जोर नहीं है। पाकिस्तान इसमें कोई पार्टी नहीं है, मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आप ये देख लें कि पाकिस्तान का सिर्फ इतना रोल है कि 2 दफा उसने सीज फायर रुकवाई है। अच्छा। और और पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि टॉक्स होती रहें। और दूसरा ये है कि बाकी जो यानी कंडीशंस हैं उसके ऊपर दोनों पार्टियों का टेक जो है वो हैंड ओवर किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जनाब उसमें वो नरमी ले आए अपने कंडीशंस में, और इससे बेहतर रोल पाकिस्तान प्ले नहीं कर सकता। जी ठीक है। टीपी त्यागी जी, चीन को गारंटर बनाने की कोशिश अभी फिलहाल पाकिस्तान कर रहा है और अभी मुकीम साहब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भाई कोई गारंटर तो होना चाहिए। भाई अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। वो ये मान रहे हैं कि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी यानी अमेरिका का भरोसा नहीं कर रहा है। तो अब बचा कौन? ईरान। अब उसकी गारंटी लेने के लिए चीन की कोशिश कर रहे हैं कि चीन को हम गारंटर के तौर पर ले आए। मान रहे हैं आप? हाँ, ये सही बात है, खास तौर पे इस वजह से क्योंकि इस महीने में पहले वहां पे डोनाल्ड ट्रंप गए, उसके बाद पुतिन गए, अब वहां पे शहबाज शरीफ गए हैं और चाइना अपनी जगह बैठा हुआ है। चाइना की पोजीशन ये थी कि उसने सऊदी अरबिया और ईरान के हाथ मिलवा दिए थे। ईरान से उसने एक लंबा 20-30 सालों का समझौता कर रखा है तेल को लेने का। उसने मिडिल ईस्ट की 15-16 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के अपने यहाँ मीटिंग की थी। यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर चाइना की एक स्टैंडिंग है और खास तौर पे इस महीने में चाइना की पोजीशन ऐसी हो गई है कि वो बाकी जो ये 2 सुपर पावर हैं अमेरिका और रशिया, इनसे एक एज ऊपर हो गया है।
लिहाजा अगर उसकी गारंटी मिलती है, और असलियत में जो पीस टॉक शुरू हुई थी वो पाकिस्तान ने नहीं कराई थी, ये तो पाकिस्तान की चूंकि क्रेडिबिलिटी है नहीं, और उसने उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मुझे मौका मिल जाए अपनी इमेज को वो चमकाने तो का। बोल रहे हैं हमने 2 बार असलियत, सीज फायर करवा दिया। सुनिए हाँ, सुनिए सुनिए मैडम सुनिए, हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि जब ईरान के उस गैस फील्ड के ऊपर अटैक हुआ, जिस गैस फील्ड में नेचुरल गैस इतनी है कि वो पूरी दुनिया का 13 साल तक का भरपाई कर सकती है, तब चीन को लगा कि अगर ये नुकसान हुआ तो मुझे तकलीफ होगी, लिहाजा वो इन बिटवीन आया और उसने बात कराई जो पाकिस्तान के थ्रू की गई। तो अभी भी अगर चीन ईरान के लिए कुछ कहेगा तो ईरान उसे मान सकता है। अब मैं आज आपके सामने एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि सब झूठ एनालिसिस चल रहा है। अब ऐसा नहीं है जो मैंने कह दिया वो सही है, लेकिन मैं रीजन देना चाहता हूँ। रीजन ये है, यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, अरे मैं कह रहा हूँ भाड़ में गया यूरेनियम। क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका ने इटली के अंदर 70 न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं, जर्मनी में 20 रखे हुए हैं, नीदरलैंड में 20 रखे हुए हैं, यूरोपियन की 5 कंट्रीज में उसके 6 बेसिस थे जहाँ पे उसने अपने न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं, रशिया ने बेलारूस में रखे हुए हैं। और ये भी एक बात है, अमेरिका के जो पुराने एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन, उन्होंने ये कहा था कि 72 घंटे के अंदर नॉर्थ कोरिया एक एटम बम रशिया के थ्रू अमेरिका में देने वाला था, इसलिए अमेरिका ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। ये सच हो या झूठ हो, पर ये तो सच है कम से कम कि हाँ, अगर तुम किसी देश से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, आप में न्यूक्लियर बम दे दो। क्या जरूरत है इस पे लड़ाई लड़ने की के साथ? टीपी त्यागी जी, एक इंटरफेयर भी मैं कर रही हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया है, ईरान के नक्शे पर अमेरिका का झंडा है। मतलब ये ताकत दिखाने की कोशिश है या कुछ बड़ा होने वाला है? भाई सारी मीटिंग्स रद्द कर दी हैं, व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं, तमाम मीटिंग्स को कैंसिल करके बैठे हुए हैं, और ये नक्शे के ऊपर अपना झंडा लहराना, ये क्या दर्शा रहा है? कुछ बड़ा होने की उम्मीद है क्या? कुछ बड़ा होने वाला है? हाँ। ये पागलपन है क्या? उसने ये नहीं कहा कि जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये स्टेट ऑफ ट्रंप है? उसने क्या ये नहीं कहा कि ट्रंप के नाम में अक्टूबर बनना चाहिए? उसने क्या ये नहीं कहा कि वेनेजुला का जो वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ वो मैं हूँ? तो उनको एक इस किस्म की आदत है, उन्होंने ईरान के नक्शे के ऊपर अपना फ्लैग लगा दिया और बोले दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, बजाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको बोल दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, और बोले इसके ऊपर मेरा अधिकार है। नाउ दिस इज ही सेइंग, कोई आदमी कितनी भी बात करे उसमें से जो नॉनसेंस है उसको आप हाशिए के बाहर रख सकते हो, लेकिन काम की बात को नोट कर सकते हो। मैंने जो सवाल पूछा वो ये पूछा कि न्यूक्लियर की जो चिल्ला रहे हैं लोग, भाई न्यूक्लियर की तो कोई प्रॉब्लम अब है ही नहीं किसी भी देश में, दूसरे देश में जब आप रख सकते हैं। सिर्फ क्या प्रॉब्लम थी कि साहब जो एनपीटी में एक कंडीशन थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में, कि कोई देश अपने न्यूक्लियर हथियार दूसरे देश को नहीं दे सकता, मान लिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया के में तो एनपीटी लागू नहीं है। अब तो ईरान कह रहा है मैं भी एनपीटी से बाहर निकलूंगा। अब सवाल पूछेंगे लोग कि फिर अमेरिका ने यूरोप में क्यों रख दिए अपने न्यूक्लियर बम? तो उसने कहा कि साहब एनपीटी तो बाद में आई है, नेटो तो पहले था, ये तो मैं पहले रख चुका था। तो अब अगर एक देश अपना न्यूक्लियर बम किसी दूसरे देश में रख सकते हैं, तो अब इस दूसरे देश का जो जिसका वो दोस्त है उसको क्या जरूरत है कि वो यूरेनियम के ऊपर मारा मारी करे और सारी लड़ाई के साथ यूरेनियम के बगैर नहीं चलेंगे? ये सब दिखावा है जी। यूरेनियम, मुझे लगता है टीपी त्यागी जी की बातों से बहुत हद तक सहमत है श्रुति दास गुप्ता जी। मैं ना भी नहीं कह सकती, सर का सीनियर एनालिसिस है। तो आप हाँ भी नहीं बोल रही हैं, आप कह रही हैं मैं ना नहीं कह सकती हूँ, मतलब आप हाँ भी नहीं बोल सकती। मैं हाँ भी नहीं बोल सकती हूँ। ये मुझे इसीलिए मैं हाँ नहीं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे इसके फैक्ट्स नहीं पता है, मैंने इस पे रिसर्च नहीं कर रखी है। हाँ तो ना मत बोलो ना, तो इसीलिए मैं ना भी नहीं बोल रही हूँ और मैं हाँ भी नहीं बोल रही हूँ। पर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि इसके अंदर चाइना वाला एंगल जो आपने इनिशियली पकड़ा था वो बहुत सही एंगल पकड़ा था।
क्योंकि ये युद्ध चाहे तेल के लिए लड़ा गया हो, चाहे वर्चस्व के लिए लड़ा गया हो, चाहे इजराइल की सिक्योरिटी के लिए लड़ा गया हो, चाहे ईरान की कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लड़ा गया हो, इसका अल्टीमेट गेम जो था वो ये था कि चाइना को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। क्योंकि क्यूबा हो, चाहे आपका वेनेजुएला हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव यूएसए की जो थी, उस डायरेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट निकला था जिसके अंदर 2025 एंड के अंदर, जिसमें उन्होंने चाइना को अपना नंबर 1 एनिमी माना था। उसके हाथ से उन्होंने वेस्टर्न हेमिस्फीयर डॉनरो डॉक्ट्रिन करके ले लिया और या लेने की कोशिश में है, और उसके चलते जितने भी उन्होंने मूव्स लिए हैं इंक्लूडिंग ईरान, ये सब के सब चाइना की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए किए गए हैं। अब आप मलक्का स्ट्रेट का भी नाम सुन रहे थे, हमने शायद आपके चैनल पे बैठ के भी ये डिस्कस किया हुआ है कि मलक्का स्ट्रेट्स के अंदर भी वो अपना गेम शुरू कर चुके हैं। आप बांग्लादेश के अंदर जो रेवोल्यूशन हुई उसके अंदर वो वहां पे आपके चट्टग्राम के पोर्ट के पास भी वहां पे यूएस मरीन्स आके घुसने की कोशिश चल रही है। वो कोई एक आइलैंड को लेकर भी वहां किस्सा चल रहा है। म्यांमार के थ्रू जो चाइना वहां से रेयर अर्थ एलिमेंट निकालती है उसके ऊपर भी कंट्रोल है। तो ये पूरा गेम जो है, चाहे नीचे के एलिमेंट्स कितने भी रहे हों, इनका टॉप मोस्ट एलिमेंट यही रहा है कि चाइना को रोका जाए, क्योंकि चाइना बढ़ता जा रहा है आगे। जैसे सर ने बोला कि पुतिन भी आकर मिलके जाता है, ट्रंप भी आकर मिलके जाता है और शहबाज शरीफ भी आकर मिलके जाता है। शी जिनपिंग नहीं हिल रहे अपनी जगह से। तो ये जो पॉइंट बना है, और ये दूसरी विजिट है आई थिंक ट्रंप की ना शी जिनपिंग के साथ, तो वो भी उनके घर जाके, तो ये समझ लीजिए कि उसको रोकने की पहल चल रही है। अनफॉर्चुनेटली जो है चाइना का यहां से तेल आता जाता है। चाइना येन के अंदर, ये बात भी सही है कि ईरान येन के अंदर उनके साथ डील करता है, सॉरी येन बोल रही, युआन के अंदर डील करता है उनके साथ। तो ये भी एक उनको प्रॉब्लम होती है कि डी डॉलराइजेशन का एक एलिमेंट आ गया है उसके अंदर। और जब ये युद्ध चला, मैन पैड्स वगैरह सप्लाई भी करे हैं ईरान को चाइना ने बाद में। और हमने एक शिप को ये भी ट्रैक किया जो आपके मिसाइल्स जो हैं उनको उनका फ्यूल जो है चाइनीज शिप्स वो लेकर जा रही थी, वो बीच में गायब भी हुए। वो कहाँ गई, किधर गई, वो न्यूज उसके बाद किसी को नहीं पता। तो न्यूक्लियर, वो फ्यूल से लेकर सब कुछ चाइना जो है इस वॉर में चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व ना रहा हो, इनडायरेक्टली तो रहा है। चाहे वो सप्लाई चेन के साथ रहा हो, चाहे वो डिप्लोमेसी को लेकर रहा हो, चाहे वो पीस कॉन्वर्सेशंस को लेकर रहा हो, चाइना इन्वॉल्व है। और चाइना अल्टीमेट गोल है। अनफॉर्चुनेटली ईरान को इसका जो पेमेंट करनी पड़ रही है वो ईरान की जनता को करनी पड़ रही है, और इसका वो जो वापस में बदले में जो पेमेंट ले रहे हैं वो बाकी अरब देशों से ले रहे हैं। यूएस का लॉस हो रहा है, पर जान माल का जो लॉस हो रहा है और वो ज्यादा से ज्यादा अरब देशों को हो रहा है। ठीक है। अच्छा नौशाद जी, क्योंकि टोल टैक्स को लेकर ईरान अपनी शर्तों पर है कि भाई हम तो टोल टैक्स लेंगे, डायरेक्ट नहीं तो हम सर्विस टैक्स के जरिए, लेकिन उसका भुगतान तो हम लेंगे ही। ईरान कह रहा है कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दीजिए, टोल टैक्स तो हम लेंगे नहीं। अभी भी हाल फिलहाल में मार्को रूबियो ने भी कहा कि ईरान को अपनी इस शर्त से तो पीछे हटना ही पड़ेगा, जहाज़ों को अनुमति देनी होगी विदाउट टैक्स, टोल टैक्स। सारा मसला इसी बात का है कि अमेरिका ये समझता है कि दुनिया हमारी गुलाम है और हम जैसा चलाएंगे दुनिया को वैसी चलेगी। हम जैसा डिक्टेट करेंगे वैसा चलना चाहिए, वरना हम मार देंगे, बेगुनाहों को खत्म कर देंगे, स्कूल मीनाब की बच्चियों को उड़ा देंगे। यही सब उनका काम है, जो कि पूरी हिस्ट्री उनकी खून से भरी हुई है कि जो देश उनकी बात को नहीं मानता है वहां पर वो एटम बॉम्ब भी गिरा देते हैं। जबकि उनकी सारी ख्वाहिश ये है कि एनरिच यूरेनियम तुम्हारे पास कैसे है, तुम न्यूक्लियर एक्टिविटीज कैसे रख सकते हो। ये देश वो देश कह रहा है जो खुद जो है न सिर्फ एक एटम बम रखता है बल्कि वो उसको यूज भी कर चुका है। वो वाहिद अकेला देश है जो आज तक इंसानी तारीख में जिसने एटम बम यूज किया है। तो ये कहना कि आप जो है आपको हॉर्मुज खोलना पड़ेगा वरना हम ये कर देंगे, ईरान इसी उसकी अमेरिका की चौधराहट को खत्म करना चाह रहा है। और अमेरिका की चौधराहट का खत्म होना पूरी दुनिया के फायदे में है। ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो हमारा हो रहा है ना सर, ऊर्जा संकट है, तेल संकट है, दुनिया का फायदा कहाँ हो रहा है? दुनिया की सोच कौन रहा है? अमेरिका भी नहीं सोच रहा है, ईरान भी नहीं सोच रहा है, दुनिया तो नुकसान में ही है ना। अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ लुढ़क रही है, लोग इतने परेशान हैं, तेल की किल्लत है, गैस की दिक्कत है। मतलब आप सोचिए ना, यहाँ पर कोई खुश नहीं है, परेशान पूरी दुनिया है, कोई नहीं सोच रहा दुनिया के बारे में। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या ये परेशानी ईरान की वजह से हुई है या अमेरिका की वजह से हुई है?
वॉर किसने स्टार्ट की थी? और वॉर यानी निगोशिएशंस चल रहे थे, 2-2 बार बीच निगोशिएशन में वॉर शुरू की, किसने की? अमेरिका ने की। ईरान पर हमला किसने किया? अमेरिका ने किया। हुर्मुज पर ब्लॉकेड किसने लगाया हुआ है? अमेरिका हाँ, ने यूएस लगा ने हुआ भी, है। हाँ। ईरान तो स्मार्ट कंट्रोल कर रहा था, वो तो बहुत सारी शिप्स को उसने बगैर टोल लिए, अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को बगैर टोल लिए हुए छोड़ा है। हिंदुस्तान की, अपने मुल्क हिंदुस्तान की भी बहुत सारी शिप्स को उसने छोड़ा है। तो ये कहना कि ईरान इस संकट का और इस क्राइसिस का सबब बन रहा है, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। पूरी दुनिया में जो संकट है, जो क्राइसिस है, वो उसका असल सबब अमेरिका है। और अमेरिका, पूरी हिस्ट्री उसकी देखिए आप, उसने सिर्फ संकट खड़ा करने के अलावा किया क्या है? वो इराक में जाता है, इराक में तबाही मचाता है, लेकिन अफगानिस्तान में आपके तबाही खुद मचाता के जो है। मिडिल इससे ईस्ट के पहले देश है सर, जो मिडिल ईस्ट के जी देश है ना सर, वो खुद नहीं चाहते कि आप हॉर्मूज पर कंट्रोल कर लीजिए, उसके खिलाफ वो लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आपके खुद के खाड़ी देश। देखिए देखिए एक बात आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हुर्मुज स्ट्रेट जो है वो ईरान की का टेरिटोरियल वाटर है, वो उसका अपना है। तो किसी का ये कहना कि आप वहां पर कैसे रहना चाहिए आपको, ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है या कोई कहने का हक नहीं रखता है। ये ईरान तय करेगा कि मैं वहां पर किस तरह से उसको कंट्रोल करूंगा, किस तरह से वहां पर कानून बनाऊंगा। वहां का वो टेरिटोरियल वाटर है और उम्मान का है। उम्मान के साथ ईरान मिलके वहां कानून बनाएगा और कानून के हिसाब से अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ वो जिस तरह से भी सर दुनिया का जैसे यहाँ भी से करना तेल जा चाहेगा। रहा है तो सर, दुनिया का तेल जा रहा है सर। हॉर्मुज खाली कोई एक बात देश नहीं, का नहीं हो सकता, एक मुल्क का नहीं हो सकता ना जाएगा सर। ना। अभी आप तो यहीं पर अभी बैठकर अपना कंट्रोल दिखा रहे हैं। मनीषा जी, हाँ अभी जो दुनिया का हाँ। तेल रुका हुआ है वो ईरान की वजह से नहीं रुका हुआ है, अमेरिका के ब्लॉकेट की वजह से रुका हुआ है। जो टोटल कंपनी है, ऑयल कंपनी है, उसके आ रही हूँ, चीफ ने टीपी ये पे आ बात लीजिए। कही थी हाँ कि हम $70 का जो पड़ रहा था तेल पर बैरल, $70 का पड़ रहा था। अगर ईरान हमसे टोल लेता है और $1 भी पर बैरल अगर हमको पड़ता है तो $71 का हो जाएगा। लेकिन अगर ये अमेरिका ब्लॉकेट रखता है और ये जंग जारी रहती है तो ये तो $70 के, तो $150-200 हो जाएगा, वो तो हमें ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो टीपी त्यागी जी, सारी दुनिया की टीपी भलाई त्यागी इसी जी। में है कि इस तरह से अमेरिका को वहां से हटना होगा। अमेरिका अगर वहां से हट जाए सारे मसले खत्म हो जाएंगे। तो अमेरिका हटेगा नहीं, आप वहां पर मसला सुलझाएंगे नहीं, तो फिर चलता रहेगा, है ना, चलता ही नहीं, रहेगा, फिर ये रुकेगा क्या? फिर ये कोशिश करने का, मनीषा फिर जी, ये कोशिश करने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? बाकी देश जो मध्यस्थता का ढोंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फिर ये कोशिशें हो क्यों रही हैं? ठीक है, टीपी त्यागी आप जी, ये टीपी क्यों त्यागी चाहती जी। हैं मनीषा जी? मनीषा जी, नौशाद आप जी, एक मैं मिनट सर, सिर्फ एक दो मिनट, टीपी बात त्यागी आपसे जी। लेता हूँ। आपने पहले कहा कि ये युद्ध किसने शुरू किया, मैं कहता हूँ ये युद्ध ईरान ने शुरू किया। अब आप नाराज मत होइएगा। मैं ये कहता हूँ कि जब अब्राहम अकॉर्ड में यूएई पहले ही इजराइल को मान्यता दे चुका था और सऊदी अरबिया देने वाला था, सऊदी अरबिया ना दे इसलिए ईरान ने हमास को तैयार किया इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए 7 अक्टूबर को। डिटेल में जाके देख लीजिए, यू विल कम टू द सेम कंक्लूजन। शुरुआत तो वहां से हुई। अब 7 खैर, अक्टूबर 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ दूसरा इंटरनल पॉइंट अभी साहब। सुनिए सर। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि It was टोल not टैक्स started लेना, from 7 क्या टोल अक्टूबर। टैक्स लेना जायज है? आप मुझे ये बताइए, क्या फिर जिब्राल्टर स्टेट है वहां भी लिया जाना चाहिए, मलक्का स्टेट में भी लिया जाना चाहिए, एक सेकंड ताइवान स्टेट में भी लिया जाना चाहिए? आ रही हूँ याद मुकीम साहब, जब आ रही हूँ मुकीम जब साहब। टोल टैक्स लेना जायज नहीं है, क्या अमेरिका नाजायज बात कर रहा है? अब मैं तो एक बात और ऐसे इंटरप्ट कहूंगा, करूंगा यहाँ ऐसे पे। समय में हम केवल एनालाइज करते रहे, उसने ये कहा, उसने ये कहा। भाई जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ नई डायमेंशन आना चाहिए कि रास्ता क्या है। इसका रास्ता ये आपकी है, बात मुझे सारी दुनिया इसमें आगे आपकी आए। बात मुझे और ऐसे जवाब में दीजिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं। हमारा कहना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए। व्हाई नॉट? सबसे ज्यादा तो हिंदुस्तान को तकलीफ है, लिहाजा हिंदुस्तान को बोलना चाहिए कि हम अपनी नेवी को साहब कमिट जवाब करने के दीजिए। लिए हाँ, ले तैयार रही है। हूँ सर, आ या रही तो स्ट्रेट ऑफ मोहम्मद हॉर्मुज को साहब खोलो, जवाब दे दीजिए। वरना वी विल ऑल्सो पुट अवर फोर्स इनसाइड। यार अगर साहस बाजार में बिकता होता तो हर एक कोई खरीद लेता। फिर तो एयर कंडीशन में बैठे हुए लोग ठीक ये है, डिसीजन ले रहे हैं कि साहब नहीं चलता रहे, चलता रहे। क्यों चलता रहे? एक मिनट, एक ठीक है दिन भी नौशाद स्टेट साहब, ऑफ ठीक हॉर्मुज है, फिर मैं क्यों मुकीम बंद जी हो? का रुख कर रही मेरा हूँ। हाँ मेरा कहना नौशाद साहब, ये है, ठीक है, भाई एक शुड सेकंड। इंडिया नॉट ठीक है कम नौशाद इन जी, बिटवीन। आ रही हूँ, आ रही हूँ मुकीम जी, आ रही हूँ, आ रही हूँ सबसे मुकीम पहली जी। बात हाँ तो ये है कि ये 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुआ है। इजराइल ने वहां पर एग्रेशन किया है, ऑक्यूपाई किया है वहां की सरजमीन को। एक बात। दूसरी बात, ये जो हुर्मुज में टोल की बात कह रहे हैं आप,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का टेरिटोरियल वाटर है। जिस तरह से वहां पर टर्की वहां पर अपना टोल लेता है, सुएज कैनाल में टोल लिया जाता है, डेनमार्क में लिया जाता है, नौशाद चिले जी में लिया फंस जाता जाएंगे है। अगर आप कहेंगे कि 7 ये अक्टूबर को नहीं सुना, उसी क्योंकि ये मेरे जो इंटरनेशनल लॉ के पाकिस्तानी हैं मुताबिक उनको रोना आ जाएगा, क्योंकि जो विभाजन किया गया था, जो जगह दी गई थी, वो दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। इसी तरह से भारत का भी विभाजन ब्रिटिश करके गए थे और मेरा हमें टाइम पाकिस्तान था। देना पड़ गया था। तो ये वाली वहां ये जो इजराइल को जगह देने वाली बात है, अगर आप उसको नाजायज समझते हैं तो कृपा करके प्लीज पाकिस्तान को भी नाजायज समझिए। वेरी गुड। मैं अभी अपनी बात खत्म कर लूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। बोलिए सर। देखिए, ये कई कंट्रीज अपने टेरिटोरियल वाटर में टोल लेती हैं। ईरान का भी अपना टेरिटोरियल वाटर है, वहां पर वो टोल ले सकता है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ही टोल ले सकता है, जिस तरह से सारे। और मैंने जो टोटल कंपनी के मालिक की बात बताई, वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जो जंग का माहौल है, इसकी वजह से और अमेरिका की ब्लॉकेट की वजह से ये तो $150-200 तक बात पहुंच सकती है। यहां पर अगर टोल लेता भी, अभी तो ले भी नहीं रहा है, लेता अगर टर्की, भी है कनाडा तो और इजिप्ट के अंदर जो टोल लिया जाता है वो सर्विस की जाती है, तब लिया बैरल जाता उसको है। पड़ेगा। और तो वो टर्की तो बाद अपने में इंटरनेशनल $125 वाटर्स के में नहीं मुकाबले में करता, जो टर्की प्राइसेस के चल खुद रहा के है। इंटरनल वाटर्स माने ईरान जाते हैं, वो तभी लेता है वो अमेरिका बल्फोरस ने पे। ब्लॉकेट तो लगाया, ये उसकी गलत वजह है, से आपने माइन पूरी किया दुनिया इंटरनेशनल झेल रही वाटर्स है, को पूरी कि और दुनिया को अपने वाटर्स क्राइसिस का खुले सामना रखे करना हैं। पड़ रहा है ये गलत बात हुई है। अमेरिका की वजह से। तो लिहाजा सर ये यहाँ पर टोल जरूरी है कि टैक्स इस पर बात को पूरी अड़ना, दुनिया ये तो समझे। आपकी भी और तानाशाही हुई ना। ईरान ने ये टोल टैक्स ईरान ने लेने कहा की है बात कि पर अड़ना, ये तो ईरान की भी तानाशाही हुई। अब ये फिर आप तानाशाही नहीं है। नहीं तो आप क्यों ये इसको कर नहीं तानाशाही सकते हो कह ना, रही हैं? फिर ये कर नहीं लड़ाई सकते ये ना आपकी फिर। है अमेरिका के साथ, टोल आप लेंगे दूसरी कंट्री से, तो ये तानाशाही नहीं हुई तो फिर क्या हो गई, है ना? आपने भाई चलो उसका इंडिया अभी से तक नहीं, मेरी बात पाकिस्तान से सुनिए, नहीं, आप लोग मसला अफगानिस्तान ये से ना, नहीं, आपने फ्रेंडली नेशंस को आपने छोड़ दिया। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं या चाइना की बात नहीं कर रहे। वो तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, हम किसी और दूर दूर बैठे देश की बात कर लेते हैं। चलिए जापान की बात कर लेते हैं। तो ये बात है कि अगर उन कंट्रीज को अगर टोल देना पड़ रहा है तो ये भी आप एक तरह से तानाशाही की निशानी हो जाएगी, क्योंकि माइन किया गया है स्ट्रेट जो ओपन वाटर्स थे। कैसे हो जाएगी? क्या टर्की क्यों जो ले नहीं रहा है होगी? वो आप तानाशाही है? दूसरी क्या कंट्रीज सुएज जिन्होंने कैनाल आप पे में जो लिया अटैक जा रहा है नहीं वो किया, ठीक आप है तानाशाही है? उनको ठीक बोल है, रहे हैं मुकीम जी, टोल डेनमार्क देने के मुकीम जी लिए। बहुत देर से कुछ कहना डेनमार्क चाह में रहे जो थे। लिया जा रहा है वो ठीक है तानाशाही मुकीम है, साहब, चिले में जो लिया जा रहा है वो मुकीम अहमद तानाशाही जी, है। भाई ठीक अभी है। तक नहीं ले रहा था, लेकिन अब अगर लेना चाहेगा तो ले सकता है। एक बात। दूसरी बात, अभी उसने कहा नहीं कि मैं लूंगा। अभी से आप लोग क्यों इतना परेशान है? और तीसरी बात आप ये ही है, की फ्रेंडली पार्लियामेंट ने कंट्री नहीं से बनाया एक शर्तों में बोर्ड बहुत, उसके लिए। मेरी बात सर शर्तों में ये मेरी इंक्लूड है बात ना। सुनिए। अब ये शर्तें ही कानून तो अगर टिक पास नहीं मार्क हुआ है नहीं अभी। होंगी तो और फिर दूसरी बातचीत आगे बात नहीं ये कि पर बढ़ेगी। इंटेंट तो दिखाया है ना, तो अगर कानून पास होने के बाद थोड़ी एक्ट करेंगे, पहले बोलेंगे ना कि ये हमें नहीं जी जी, पसंद पहले आ आप रहा है, ये बोलिए, आप आपको वापस बोलने ले का हक है। लीजिए। आपको बोलने का हक है। जिस तरह आपको बोलने का हक है, उसी तरह अपनी प्रॉपर्टी पर, अपनी टेरिटोरियल वाटर में ईरान को भी टोल लेने का हक है। लेकिन आप उसने ये भी लीजिए, पर दिखाया अभी तक इंटरनेशनल कि वाटर्स के माइंस हटा दीजिए। फ्रेंडली कंट्रीज की कश्तियां उसने बगैर टोल लिए, जैसे अपना इंडिया है, उसकी कश्तियां बगैर टोल लिए हुए गुजारी, आइंदा भी गुजारेगा। यहां पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि सारी दुनिया में क्राइसिस का सबब, हुर्मुज में क्राइसिस का सबब, तेल गैस के क्राइसिस का सबब अमेरिका का ब्लॉकेड है, ईरान का स्मार्ट कंट्रोल नहीं है। ठीक है मुकीम साहब, मुकीम जी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की लेता है, डेनमार्क लेता है, और पनामा कैनाल से गुजरने वाले ममालिक लेते हैं, और इजिप्ट जो है वो सालाना $7 अरब जो है शिप्स के पैसेज से कमाता है। अच्छा, अब इसको देखते हुए ईरान, अब ये जो निगोशिएट होगा कि भाई कम होगा, ज्यादा होगा, किसको होगा या नहीं होगा, लेकिन चीन ने भी उसके ऊपर हिंट दिया है कि जी ये जो है शिप्स को आजादी से गुजरने की इजाजत होनी चाहिए। अब ये आई डोंट नो हाउ सीरियस दे आर, क्या वो वाकई इस पे एम्फेसाइज करेंगे या उनका ये एक पॉलिटिकल बयान है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा ये है कि वो लीवरेज है ईरान के हाथ में, ये इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो कोई इम्पोज करेंगे। ये उन्होंने इंडिकेशन दिया कि जी अमेरिका और उसके अलाइज के लिए शायद चार्ज करें, अभी वो भी क्लियर नहीं है। दूसरा ये है कि वो इंटरनेट की केबल्स जो वहां से गुजर रही हैं, वो भी एक लीवरेज है उसके पास, उन्होंने उसको भी थ्रेट किया है।
कि जी अगर हमारे ऊपर कुछ हमला हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, तो हम उसको भी काट सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये जो है, ऑफिशियल ये स्टेटमेंट नहीं है ईरान का। अच्छा, तो ठीक है, मुझे ठीक है, बात उनको मुकम्मल बात, हाँ, कीजिएगा। उनकी बात पूरी तो कर वो लीजिए। उसमें ये कहा जरूर गया है, डिस्कस जरूर हुआ है। और दूसरा ये है कि ये लीवरेज है, मैं इसको ये को ब्लेम नहीं दे रहा हूँ किसी को, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टैक्टिक्स हैं अपना जंग की, कि अच्छा एक ठीक है, दूसरे को मुकीम जी, डराने की कोशिश नौशाद होती है। साहब ये कह रहे हैं कि अपने टेरिटोरियल वाटर पर या उस जल मार्ग पर हम तो टैक्स लगा सकते हैं, हम तो टोल टैक्स लगा सकते हैं, उसमें हमारा अधिकार है, उसमें हमें कोई ये नहीं कह सकता है कि हम उस जल मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं या हमारी वजह से दुनिया में ये संकट है, त्रासदी है। हमारा कोई लेना देना नहीं है वहाँ पर। जो यूएस नेवी का ब्लॉकेड है ये उसकी वजह है, मतलब हमारा टोल टैक्स लेना वो इसकी वजह नहीं है। देखिए उसमें तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जहां पे ये टोल लिया जाता है ना। हाँ। उसकी एक रीजन होती है वो सैनिटरी इंस्पेक्शन उसे कहते हैं शिप्स की, फिर उसको एक चीज होती है लाइट बॉयज, फिर तीसरा है रेस्क्यू सर्विसेज। तो ये सारी चीजें मिलके वो सर्विस चार्ज बनता है। तो गुजारिश ये है कि अब वो उसको क्या नाम देते हैं या वो क्या सर्विसेज उसके बदले में ऑफर करते हैं, या वो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफर लेकिन करते हैं। फ्रेंडली कंट्रीज या जिनके साथ अच्छे संबंध हैं उन कंट्रीज को छोड़ देना, बाकियों से चार्जेस लेना, ये कहाँ तक जायज है? ये तो नहीं है ना जायज, ये तो तानाशाही हो गई ना कि हमारी मर्जी। अच्छा, हमने हमारे साथ इनसे अच्छे संबंध हैं, हमारे अच्छे याराना है, तो हम इनको उस श्रेणी से बाहर रखते हैं। ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई ना सर। आप वर्ल्ड वाइड तरीके से उस लेवल पर नहीं सोच सकते। मनीषा जी वो तो उसकी अपनी फ्रीडम है ना, अपनी प्रॉपर्टी उसकी, वो जैसे चाहेगा उसको खर्च करेगा या किसी से लेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हॉर्मुज ईरान की प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, आपको मैं चलिए कानून भी बता देता हूँ। आपका वो जो लाराक तो वहाँ पर मल्लाका स्ट्रेट को भी, मल्लाका स्ट्रेट पर भी अपना अधिकार जमा देंगे। ओमान और आप मिल के, आपके दोनों के मिल के हैं, इसीलिए वो इंटरनेशनल वाटर्स में गिना जाता है। इसीलिए सऊदी भी उसको इंटरनेशनल में गिनता है, इसीलिए बाकी भी उसको इंटरनेशनल में गिनते हैं। आप टेरिटोरियल वाटर और इंटरनेशनल वाटर्स में आपने जो किया है वो फर्क ये हो गया है। आप हमारी तरफ से ओपन तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। माइनिंग जो की गई जिसकी वजह से लोग जो है अब आपके टेरिटोरियल वाटर्स को यूज करके पार कर पा रहे हैं, वो माइनिंग जो कारण हुआ है उसको लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अगर वो माइंस वहां नहीं होंगी जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी लेवल्स और आपकी लाइबिलिटी लेवल जो आपकी इंश्योरेंसेस का है वो बढ़ गया है, अगर वो माइंस वहां नहीं लगी होती, ईरान के कोस्टल वाटर्स जो टेरिटोरियल वाटर्स है उसको यूज करते हुए कोई भी शिप नहीं पार कर रही थी, पहले भी नहीं कर रही थी, अब भी नहीं कर रही होगी। तो जो फर्क आया है वो ये आया है कि माइन किया गया और उसको फिर अब आप वेपनाइज कर रहे हैं उस तरह से कि हम यहाँ पे अपने आइलैंड पे से सर्विस भी दे देंगे आपको, शायद बिल भी पार कर देंगे, और हमारा टेरिटोरियल वाटर है। आप माइंस हटा दीजिए, देखिए आपके टेरिटोरियल वाटर के अंदर कोई नहीं आने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, ठीक मेरी है बात सुनिए। हाँ। मैं इंटरनेशनल, मनीषा जी मैं आपको इंटरनेशनल जो लॉ है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको भी मालूम होगा कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी होता है वो उसी देश से बिलोंग करता है, उसी देश का होता है अपना। वहां पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो पतली लाइन है वो 21 किलोमीटर 21 नॉटिकल माइल्स है, यानी 12 नॉटिकल माइल्स ईरान का हो सकता है, 12 नॉटिकल माइल्स ओमान का हो सकता है, और वहां पर जो सबसे पतली लाइन है वो है 21 नॉटिकल माइल्स, यानी 3 माइल्स तो ओवरलैप हो रहे हैं। तो वहां पर कम से कम इनका अपना टेरिटोरियल वाटर है, उसी को दलील बनाकर ये कहते हैं कि ये हमारा चूंकि अपना पानी है लिहाजा हम अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं। अब ये बात लोगों को बुरी लग रही है। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, मिसाल भी सुन लीजिए जरा सा। मिसाल आप भी टैक्स ले लीजिए, ओमान भी टैक्स ले ले, ओमान के हिस्से में भी तो जा रहा है टेरिटोरियल। भाई ओमान और ईरान आपस में रूल और रेगुलेशन बनाएंगे और ले लेंगे। आप इस बात को समझने की कोशिश करें ना। टर्की ले सकता है, डेनमार्क ले सकता है, सुएज कानाल में लिया जा सकता है, चिले ले सकता है, बहुत सारे दीगर स्टेट्स ले सकते हैं, तो ईरान क्यों नहीं ले सकता है? उसकी अपनी चीज है। आप मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि हम लोग बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो खाली प्लॉट में क्रिकेट खेलते थे। अब वो खाली प्लॉट में हमें क्रिकेट खेलने की आदत हो गई। अब पता चला उसका मालिक मिल गया, उस मालिक ने आके उस पर जो है अपनी बिल्डिंग बना ली। अब सारे बच्चे मोहल्ले के नाराज हो गए मालिक से कि ये कौन सी बात हुई, यहां पर तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे। भाई ईरान अभी तक अगर टोल नहीं लेता था,
अरे सुनिए, नहीं ये दिस इज तो वो ठीक है। जैसे हाँ खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। आज सर नेटवर्क इशू हो रहा है आपकी चल साइड गया कि से। मेरी हाँ प्रॉपर्टी है, मैं आप जो टीपी कह रही त्यागी हैं जी कि का ये रुख क्या कर हुआ लेती कि हूँ, मैं ये टीपी तो त्यागी उसका जी के अपना रुख कर इख्तियार लेती है हूँ, उसके ना। बाद में मेरी अगर दुकान श्रुति हो, जी के पास आती 1 हूँ। मिनट, मेरा मेरी टीपी मेरी त्यागी आखिरी जी बात ठीक सुन है, लीजिए, मेरी ठीक आखिरी है बात सुन नौशाद जी, लीजिए मेरे पास मनीषा जी, समय मेरी का आखिरी अभाव बात सुन है, लीजिए। समय मेरा खत्म हो रहा है मेरी सर। आखिरी बात। टीपी अच्छा त्यागी जी सुनिए आप नौशाद अपने साहब, साल की नौशाद जी ठीक है, साहब मेरे हम पास भी समय कम है जानते सर। हैं, हाँ टीपी त्यागी। नौशाद साहब हम भी जानते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, और हम भी जानते हैं कि उसमें जिस कंट्री का ईईजेड है उसमें आप समुद्र की संपत्ति को निकाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब आप किसी शिपिंग को टोल लेते हैं उस पे, तो वो तब लेते हैं जब आपने मैन मेड चैनल बनाई हो। यानी कि चाहे आप इजिप्ट का केस ले लें, पनामा का केस ले लें, या कनाडा का केस ले लें, वहां पे वो लगातार रेगुलर ड्रेजिंग करते हैं, वहां पे उन्होंने लाइट हाउस रखे हुए हैं, वहां पे वो सामने से आपके शिप को ईरान एस्कॉर्ट देगा, करते हैं। सिक्योरिटी चार्ज तो देगा, सिक्योरिटी देगा। वो चीजें इंटरनेशनल फ्री वॉयज में नहीं होती हैं, क्योंकि अगर इस हिसाब से चलेंगे तो फिर मलक्का स्टेट में सिंगापुर ले लेगा, मलेशिया ले लेगा, यहाँ आ जाएंगे अंडमान से। हाँ मैं वही तो कहूँगी। ये वो क्राइटेरिया नहीं है। मैं क्राइटेरिया तो ये चाहता हूँ है, हमारा इंडिया अगर मिले। आपने मैं तो वहां पे कोई साहब, काम किया होता, आपने कोई स्पेशल चैनल, आपने तो उल्टा कर दिया। आपने वहां पे जहां से शिप गुजर सकते थे, वहां जैसे दास गुप्ता ने बताया, आपने वहां माइन लगा दी। क्या हक था आपको माइन लगाने का? आपने एक ठीक इंटरनेशनल है वाटरवे में ठीक माइन है। लगा दी। तो मैं दैट इज नॉट अमेरिका के एक्सेप्टेबल। मूवमेंट को लेकर या अमेरिका के नेक्स्ट मूव को लेकर सिक्योरिटी दे फाइनल सकता है कमेंट ले आपको, लेना वहां पर चाहती हूँ। सर्विसेज दे सकता है ईरान श्रुति दास आपको। गुप्ता जी, अभी वो क्या सर्विसेज नहीं लगता है, चाहिए। क्या अमेरिका किसी बड़ी प्लानिंग के लिए तैयार हो रहा है? एक फाइनल कमेंट में अमेरिका के स्टैंड को लेकर ही लेना चाहती हूँ आप सबसे। श्रुति दास गुप्ता जी, क्या लगता है आप अमेरिका की क्या प्लानिंग होगी? आपने देखा इवांका ट्रंप को भी धमकी मिली, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। बाकायदा ये भी जानकारी आई कि अल साद के पास तो बाकायदा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था इवांका के घर का। जी, ये वाली न्यूज जो है ना, मुझे लगता है थोड़ा सा यूएस की तरफ से पोस्टरिंग और प्लांटिंग वाली लग रही है। हाँ। क्योंकि उनको भी एक पर्सनल रिएक्शन चाहिए उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए, कि देखिए हमने ट्रंप और ट्रंप के परिवार ने कितना बड़ा जोखिम उठाया है, क्योंकि वो दुनिया के हक के लिए लड़ने के लिए गया ईरान के साथ। तो ये वाला इवांका ट्रंप वाला, इससे पहले उन्होंने ट्रंप के खिलाफ भी एक वो न्यूज चलाई थी कि ट्रंप को भी एक धमकी मिली थी वगैरह। तो ये न्यूज और नरेटिव मैनिपुलेशन में हम साइड कर देते हैं। पर इस वक्त जो लग रहा है, जो वहां पे जो जमावड़ी चल रही है ओवल ऑफिस के अंदर, उसके अंदर मुझे ये जरूर एहसास हो रहा है कि वो कुछ एक छोटा शॉक एंड ऑ टाइप वाला करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत खिल्ली उड़ाई गई है ट्रंप की ग्लोबल मीडिया में भी एज सच, सोशल मीडिया में भी, जिसके बहुत बड़े फैसिलिटेटर खुद ट्रंप हैं। और उनको कुछ शॉक एंड ऑ टाइप करके रखना है, क्योंकि उनको बार बार अपना झंडा हिला के दिखाना होता है कि देखो मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके दिखा रहा हूं आपको, और मेरी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। तो वो ये छोटा सा कुछ एक शॉक एंड ऑ टाइप करेंगे, हो सकता है जिसमें डैमेज अनफॉर्चुनेटली हो सकता है ईरान को भुगतना पड़े। पर वो जो डैमेज होगा उसको वो बहुत बड़ा चढ़ा के बात करने की कोशिश करेंगे। तो जहां मैंने किसी और पैनल पे भी बैठे हुए लोगों के साथ जब हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे, तब उन्होंने भी यही चीज गारंटी के साथ कही कि अगले 48 आवर्स कुछ होगा तो अगले 48 आवर्स में होगा, क्योंकि ये जमावड़ी इमीडिएट एक्शन के लिए होती है जो व्हाइट हाउस में हो रही होती है। ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली नहीं है। मेक ईरान ग्रेट अगेन, वो याद है आपको टोपी उन्होंने पहनी हाँ, हुई वो थी मीगा। हाँ। तो इसीलिए जो होगा अगले 24 घंटे, 48 आवर्स, 24 भी नहीं 48 आवर्स, मंडे शाम तक जो होगा सो वो होगा। अगर नहीं होना होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, वो फिजल आउट हो जाएगा। ठीक है, जमावड़ी 48 आवर्स की दिखती है। ठीक है नौशाद जी, आपका क्या टेक है इस पर? क्या लगता है अगले 24 या 48 घंटे में? हाँ, ईरान 24 घंटे, 48 घंटे या अगले 10 दिन का इंतजार नहीं करता है। ईरान हर वक्त तैयार है, और यहाँ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर नेगोशिएशंस करना है तो हम बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, हम करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अगर आप जंग करेंगे तो हम बहुत अच्छे फाइटर भी हैं। और जो कि ईरान ने साबित किया, पूरी तरह से तैयार है, पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से तैयार है। ट्रिगर पर उनकी उंगलियां हैं, जैसा कि खुद भी कह रहे हैं वो, और पहले से ज्यादा उन्होंने सब कुछ। अभी जो अमेरिका ने कहा था कि हम जो है हमला करेंगे, ट्यूसडे को कहा था कि हम बहुत बड़ा हमला करने जा रहे थे, लेकिन हमसे जीसीसी ने रिक्वेस्ट की कि ऐसा ना कीजिए चूंकि वो ईरान रिटेलिएट करेगा। ये ट्रंप ने कहा था, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट थी
कि पेंटागन ने अमेरिका को बताया था कि ईरान इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में है और अगर आप अटैक करते हैं तो बहुत बुरी तरह से ईरान रिटेलिएट करेगा, जिसका बहुत बड़ा नुकसान और खसारा होने वाला है। इसलिए ट्रंप ने डर कर जीसीसी के सर पर रखकर जो है ठीकरा फोड़ दिया कि उन्होंने कहा था, इसलिए हमने, क्योंकि वो बात कह देता है वापस कैसे ले, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। पूरी तरह ईरान तैयार है, पहले से ज्यादा। इन्होंने ये भी कहा है हमने ऐसे असलहे हमारे पास मौजूद हैं जो अभी तक हमने उनसे पर्दा नहीं हटाया है, और अगर उससे पर्दा हटा तो हम उम्मीद करते हैं कि उन लोगों को, सामने वाले को हार्ट अटैक ना आ जाए। अच्छा, ठीक है। मुकीम जी, आपको क्या लगता है अभी अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण होंगे? अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है क्या? जिस तरीके से मीटिंग्स रद्द करके व्हाइट हाउस का रुख किया गया है, बड़े इवेंट्स को कैंसिल कर दिया है, और बाकायदा मैं तो अभी देख रही थी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी ऐसा वायरल हो रहा है जिसमें स्टील फाइटर को या बॉम्बर को उड़ाते हुए कोई एक वीडियो है, शायद AI जनरेटेड वीडियो है या पता नहीं कौन सा वीडियो है। इससे पहले वही वीडियो, इसी तरह का वीडियो तब हुआ था जब ईरान पर अचानक से हमला कर दिया था अमेरिका ने, तो एक बार फिर से उस तरह का वीडियो जारी किया गया है। तो मैं उससे भी जोड़कर देख रही हूँ कि क्या फिर से उस प्लानिंग में ट्रंप नजर आ रहे हैं? मुकीम जी, देखिए, दोनों जानिब से हाथ ट्रिगर्स के ऊपर ही है। मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी पोजीशन लूज कर दी है दोनों पार्टीज ने। तो ना तो ईरान पीछे हटा है ना अमेरिका पीछे हट रहा है। ये बस एक ही इसमें रे ऑफ होप ये है कि टॉक्स चल रही हैं। अदरवाइज ये है कि इसको कोई सर्टेनिटी के साथ मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ मेहमान जुड़े और आपने इस पर चर्चा की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन 24 घंटे या सोमवार तक का इंतजार करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका, क्योंकि कई सारे संदेश दे रहा है, नक्शे में किस तरीके से ईरान के नक्शे में अमेरिका का झंडा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट कर दिया गया है और तमाम मीटिंग्स को कैंसिल करके व्हाइट हाउस का रुख किया गया। तो ये वो संकेत जो ये सवाल करने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ईरान पर एक नए अध्याय की तरफ या एक नए सिरे से युद्ध को शुरू करने की फिराक में बैठा हुआ है या उसकी प्लानिंग कर रहा है। फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। और मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। प्रधान